हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवी टेक्निकल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। मैं सत्यप्रकाश गुप्ता आज आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हम हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर निकल के आता है किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आज हम उस चैप्टर को डील करने जा रहे हैं। आपको ये बता दूं मैं कि आज हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे कुछ एग्जाम्स जिनमें से डायरेक्ट आपके ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास भी अरेंज की जाएगी, जिसमें अपन हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में से हाईवे इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग से लेकर सभी टॉपिक की बात करेंगे एक शॉर्ट रिविजन में। वो 5-6 घंटे की एक दिन में स्पेशल क्लास आपकी लूँगा। जनरली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए हम जो मोड्स यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के जो डिफरेंट मोड्स होते हैं उनमें से ही एक हाईवे निकल के आता है। हाईवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम मोड्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो मोड निकल के आता है वो लैंडवेज है। दूसरे मोड की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो निकल के आता है आपका वाटरवेज। वो कौन सा निकल के आता है आपका? वाटरवेज। तीसरे मोड की अगर हम बात करें तो वो निकल के आता है आपका एयरवेज। लैंडवेज में से हम जनरली 2 तरह के वेज के बारे में पढ़ते हैं। एक आपका निकल के आता है हाईवे और एक आपका निकल के आता है रेलवे। तो आज हम इस हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ने जा रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें तो इसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन का पार्ट, हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का पार्ट, हाईवे मटेरियल का पार्ट, पेवमेंट डिज़ाइन का पार्ट, इस तरह ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट। ये कुछ पार्ट्स हैं जिनमें से आपके हाईवे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी मोड्स में से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके हाईवे के ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में से पूछे जाते हैं। चाहे हम कोई सा भी पेपर उठा लें, चाहे हम जेई की बात करें, एई की बात करें या किसी भी। अब मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हमारे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के टॉपिक पे आता हूँ। इससे पहला वाला जो टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन का था। जिस दिन हम मैराथन क्लास लेंगे तो स्टार्टिंग से हाईवे को कवर करेंगे। आज हम केवल इसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उसकी बात करने जा रहे हैं और वो आपका है हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। अब ध्यान रखना है हमें, हाईवे ज्योमेट्री डिज़ाइन के टॉपिक में से ही आपके हाईवे के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सारा फोकस हमको इस टॉपिक पे रखना है। सबसे पहले हम ज्योमेट्री की बात करें, क्योंकि हम हाईवे के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि हाईवे पर सबसे पहले मैं बता दूं आपको हाईवे नाम क्यों दिया गया है। जनरल जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है उससे ऊपर हम एम्बैंकमेंट के रूप में रोड बनाते हैं। ज़्यादा ऊंचा नहीं, हाँ कुछ ऊंचाई पर बनाते हैं, इसलिए इसको हाईवे बोल दिया। अब हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मतलब है कि हम हाईवे की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोफाइल में कुछ विजिबल फीचर्स को रीड करते हैं। विजिबल फीचर मतलब दिखने वाले फीचर्स। जैसे आप रोड पर चलते हो, आपको रोड की लेंथ दिखाई देती है, आपको विड्थ दिखाई देती है, आपको स्लोप दिखाई देता है, वो सारे के सारे आपके ज्योमेट्रिक है। अब क्योंकि हमें रोड पर एफिशिएंट स्पीड से चलने के लिए, सेफ चलने के लिए कुछ ना कुछ डिज़ाइन की दरकार होती है, ज़रूरत होती है, इसलिए हम बोल देते हैं हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। मतलब हमारे द्वारा इन विजिबल फीचर्स को डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए इसको बोल दिया हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ कि रोड के जो विजिबल फीचर्स है उनको डिज़ाइन करना, ताकि उस रोड के ऊपर जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सेफ रहे, एफिशिएंट रहे। तो अब हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जितने टॉपिक से हम डील करते हैं उन एक एक टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का सबसे पहला जो टॉपिक निकल के आता है वो निकल के आता है दोस्तों क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। पहला टॉपिक कौन सा निकल के आता है दोस्तों? क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। इसके दूसरे टॉपिक की बात करें तो वो आपका टॉपिक निकल के आता है साइट डिस्टेंस। दूसरे टॉपिक की बात करें तो वो टॉपिक आपका निकल के आता है साइट डिस्टेंस। तीसरे टॉपिक की हम बात करते हैं और वो हमारा निकल के आता है
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। फोर्थ टॉपिक की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो निकल के आता है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट। यानी कि हम इस हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन में इन 4 टॉपिक से डील करेंगे। इन चारों टॉपिक में से ही हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरी हाईवे में। अभी रिको में भी हाईवे का वेटेज ज़्यादा है और उसमें भी आपके इन चारों टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम पहला क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? अगर हम किसी भी हाईवे की बात करते हैं, किसी रोड की आपने बात करी और उस रोड को बीच में से काट दिया जाए, उस रोड को बीच में से काट दिया जाए, तो जितने भी आपको विजिबल फीचर्स दिखाई देंगे, इसके जितने भी आपको विजिबल फीचर्स दिखाई देंगे, वो सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे दोस्तों, वो कहलाएंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। वो क्या कहलाएंगे? आपके क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। साइड डिस्टेंस की बात करें, साइड डिस्टेंस का मतलब होता है देखी जाने वाली दूरी, यानी कि विजिबल डिस्टेंस। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका आएगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, मतलब जब हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल में सेंटर लाइन चेंज होगी तो वो आपका क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और जब आपकी सेंटर लाइन वर्टिकल अलाइनमेंट में चेंज हो रही है, मतलब जब आपकी वर्टिकल प्रोफाइल में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपका कहलाएगा वर्टिकल अलाइनमेंट। अब हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में सबसे पहले जिस फैक्टर की बात करेंगे, सबसे पहले देखो पूरे के पूरे हाईवे में हमारे 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक तो पेवमेंट के करैक्टरिस्टिक्स और एक व्हीक्यूलर करैक्टरिस्टिक्स। पेवमेंट के करैक्टरिस्टिक्स और व्हीक्यूलर करैक्टरिस्टिक्स, इन दोनों फैक्टर्स को हाईवे में पढ़ा जाता है। पूरी हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन में आपके ये दोनों फैक्टर काम आते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का पहला फैक्टर जो हम कंसीडर करते हैं वो फैक्टर आपका निकल के आता है फ्रिक्शन। पहला फैक्टर हम जो कंसीडर करते हैं वो फैक्टर आपका कौन सा निकल के आता है दोस्तों? फ्रिक्शन। अब हमें ध्यान रखना है जो ये फ्रिक्शन है आपका, जो ये फ्रिक्शन है ये जनरली डेवलप होगा आपका किस किस के बीच में? टायर और पेवमेंट के बीच में। फ्रिक्शन की बात जब भी होगी, फ्रिक्शन आपका टायर और पेवमेंट के बीच में डेवलप होने वाला एक फोर्स है। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि भाई टायर और पेवमेंट के बीच में ये आपका फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पर हमें इसमें देखना है कि ये फ्रिक्शन आपका क्या क्या काम कर रहा है। जो फिजिक्स में हम फ्रिक्शन पढ़ के आते हैं वो सिर्फ यही फ्रिक्शन है आपका। अब ये फ्रिक्शन आप क्योंकि हाईवे से रिलेट कर रहे हैं हम, तो आप बोलोगे सर हाईवे पर ऑपरेटिंग स्पीड निकालने के लिए, किसी गाड़ी को रोकने में, ठीक है, किसी को चलाने में, सब कामों में फ्रिक्शन की आवश्यकता है। फ्रिक्शन नहीं होता और एक बार आप स्टार्ट कर देते तो आप चलते रहते, आप रुक ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये आपके व्हीकल के टायर और पेवमेंट के बीच में लगने वाला एक फोर्स है। अब यहाँ पर बताया कि हमारा फ्रिक्शन हाईवे में इसी वजह से काम में आ रहा है। हाईवे में हम जनरली जिन फ्रिक्शंस की बात करते हैं, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि कैपिटल F बराबर स्मॉल f इंटू आर। हम इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हाईवे में हम जनरली या सभी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको स्मॉल f से ये दिखेगा, इसलिए स्मॉल f का सिंबल मैंने आपके लिए यूज़ किया है। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बराबर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम जिन फ्रिक्शन की बात करते हैं हाईवे से रिगार्डिंग, ये हमारा कोई रोड है, इसकी एक लंबाई की दिशा है जिसको आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इस तरह से ट्रैफिक जा रहा है, इसकी जो ये दूसरी डायरेक्शन निकल के आती है इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो एक फ्रिक्शन हमारा एक्ट करने वाला है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, एक फ्रिक्शन एक्ट करने वाला है हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसका नाम है दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, या इसको हम रोलिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जब आपका व्हीकल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करेगा, जब आपका व्हीकल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपके जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो फ्रिक्शन होगा लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और जब हम लेटरल डायरेक्शन की बात करेंगे
तो जो फ्रिक्शन एक्ट होगा आपका, वो फ्रिक्शन आपका कहलाएगा दोस्तों लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का दूसरा नाम होता है साइड फ्रिक्शन। लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या निकल के आता है? साइड फ्रिक्शन। ये लेटरल एक्सेस पर लग रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पर लग रहा है। इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात करते हैं तो आगे चल के एक बहुत काम की बात आपको निकल के आएगी कि साइड डिस्टेंस की जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें जो फ्रिक्शन काम में आएगा वो कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और हॉरिजॉन्टल कर्व की जब भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पूरी हाईवे में काम आएगी आपके। हॉरिजॉन्टल कर्व की जब भी बात करेंगे जो फ्रिक्शन आपका निकल के आएगा वो होगा लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इनका आईआरसी ने मान बताया है, वैल्यू बताई है कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो वेरी कर जाता है 0.35 से 0.4 तक, और लेटरल फ्रिक्शन जो होता है जिसको एफ लेटरल आप बोल रहे हो वो आपका निकल के आता है कितना? 0.15। वो कितना निकल के आता है आपका? 0.15। अब यहां पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू लिखी गई है, लेटरल फ्रिक्शन की जो ये वैल्यू फिक्स की गई है, ये वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन को लेकर के की गई है। मतलब खराब से खराब परिस्थितियों को भी अगर अज्यूम किया जाए, आगे जैसे जैसे हमारा हाईवे होता जाएगा आपको पता लगेगा कि वर्स्ट कंडीशन क्या होती है, कि वर्स्ट कंडीशन को भी अगर यूज किया जाए तो इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान जो आईआरसी ने फॉलो किया है, अडॉप्ट किया है, वो कितना निकल के आता है? 0.15। यानी कि जब भी लेटरल फ्रिक्शन की बात होगी हम उसकी वैल्यू को कितना लेंगे? 0.15। मीन्स लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी फिक्स है कितनी? 0.15 एज पर आईआरसी। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो मान है, जो वैल्यू है, वो आपकी कितनी है? 0.35 से 0.4। अब हम देख लेते हैं कि इन वैल्यूज को किस हिसाब से रखा गया है। सबसे पहले हम इस लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को देखते हैं। यहां पर ध्यान रखना 0.35 से 0.40 की जो ये वैल्यू है ये आपकी फिक्स रखी गई है दोस्तों, कि जैसे आपने देखा कि हम व्हीकल पर मैक्सिमम दो काम करते हैं, या तो आप एक्सेलरेट करते हो या फिर रिटार्ड करते हो। एक्सेलरेट करते हो और रिटार्ड करते हो, इनकी वजह से जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैं अगर 0.35 की बात करूं और 0.40 की बात करूं तो ध्यान रखना 0.40 से जो वैल्यू निकल के आती है हम जानते हैं A बराबर होता है G गुणा F, और G हमारा कितना है? 9.81 और F लगभग हमारा है 0.4। तो ये आपका कितना निकल के आता है दोस्तों? 3.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज़्यादा का रिटार्डेशन होगा तो आपको जर्क लगेगा, झटका लगेगा व्हीकल को, इसलिए ये वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? अडॉप्ट कर दिया। ऐसे ही पूछता है इसकी जो लोअर वैल्यू है उसके लिए ये मान कितना आता है, उसके लिए भी हम मान अगर निकालना चाहे तो 0.35 9.81, तो ये लगभग आपकी जो वैल्यू आती है वो 3.43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आती है। कितनी आती है वो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आती है। दोनों वैल्यूज में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब A मतलब 0.35 लेते हैं तो A इतना है, 0.40 लेते हैं तो A का मान 3.43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहां पर हमने अभी बात की है कि लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज कितनी होती है। इन फ्रिक्शन के ही रिगार्डिंग यहां पर दो कंडीशन पूछी जाती है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है कि स्किड और स्लिप क्या है। यहां पर दो वैल्यू कौन कौन सी निकल के आती है? एक निकल के आती है स्किड और एक निकल के आती है स्लिप। एक निकल के आती है स्किड और एक निकल के आती है स्लिप। इनमें से आपके बार बार क्वेश्चंस पूछता है। अब हम देख लेते हैं कि ये स्किड और स्लिप क्या है। ये स्किड और स्लिप क्या है, ध्यान रखना है हमको। हमारी जो मूवमेंट होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट, एक आप बोल सकते हो सरकमफेरेंशियल मूवमेंट। मतलब एक हम लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट की बात करते हैं और एक हम बात करते हैं सरकमफेरेंशियल मूवमेंट। इस सरकमफेरेंशियल मूवमेंट को आप रोटेशनल मूवमेंट भी बोल सकते हो। इस सरकमफेरेंशियल मूवमेंट को आप रोटेशनल मूवमेंट भी बोल सकते हो। अब हम देखने जा रहे हैं कि दोनों का मतलब क्या है। सपोज कीजिए
ये आपके व्हीकल का व्हील है, ये आपके व्हीकल का व्हील है। अगर इस व्हील को मैं यहाँ से काट करके बिल्कुल सीधा कर दूँ तो ये जितनी भी डिस्टेंस लेगा, ये जितनी भी डिस्टेंस लेगा वो किसके बराबर हो जानी है? वो हो जानी है 2 पाई आर के बराबर। वो किसके बराबर हो जानी है? 2 पाई आर के बराबर। क्या किया? इस व्हील को काट करके बिल्कुल सीधा कर दिया, तो ये किसके बराबर हो गई? 2 पाई आर के बराबर हो गई। मतलब एक डिस्टेंस तो है आपकी 2 पाई आर। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम से समझते हैं इसको कि यार स्किड क्या है और स्लिप क्या है। पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्किड। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्किड। यदि आपकी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, मतलब चलने वाली दूरी ज़्यादा है किससे? रोटेशनल मूवमेंट से। किससे ज़्यादा है? रोटेशनल मूवमेंट से। अगर आपकी चलने वाली दूरी मतलब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट इज ग्रेटर देन रोटेशनल मूवमेंट, तो जो फिनोमिना निकल के आएगा वो आपका होगा स्किड। अब इसका मतलब क्या है कि स्किड क्या है, इसको कैसे देखेंगे? बोला था कि ये आपका कोई व्हीकल का व्हील था। अब हम इसकी अलग अलग कंडीशंस की बात करेंगे। अब हम इसकी अलग अलग कंडीशन की बात करेंगे। अगर मैं इसको 2 पाई आर चलाऊं, अगर मैं इसको 2 पाई आर चलाऊं तो आप बोलोगे सर ये यहाँ तक आ गया, सपोज करो। यानी कि अगर मैं काट के सीधा कर दूं तो इसके द्वारा चली गई दूरी जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 2 पाई आर। लेकिन सपोज करो इसने वास्तव में जो दूरी चली वो इतनी थी, मतलब यहां से लेके यहां तक। एक बार मैं देख लेता हूं ये पूरा आपकी वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसने जो दूरी चली दोस्तों वो कहां से चली? यहां से यहां तक। अगर मैं इस चलने वाली दूरी को x मान लूं, इस दूरी को मैं क्या मान लूं? x, तो मेरी ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी? 2 पाई आर प्लस एक्स। और 2 पाई आर किस डिस्टेंस को बोला था मैंने? 2 पाई आर मैंने बोला था सरकमफेरेंशियल या रोटेशनल मूवमेंट। सरकमफेरेंशियल या रोटेशनल मूवमेंट मतलब कहने का यह है कि जब आपकी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज़्यादा है रोटेशनल मूवमेंट से तो स्किड होगा। तो क्या होगा? स्किड होगा। और स्किड हमेशा जिस ऑपरेशन के दौरान होगा उसको बोलेंगे ब्रेकिंग ऑपरेशन। मतलब जब आप अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाओगे, तो आपको क्या होगा? स्किड होगा। इस डायग्राम में जो मैंने आपको बताया कि ये चलने वाली दूरी 2 पाई आर प्लस एक्स है और ये रोटेशनल मूवमेंट जो निकल के आ रही है आपकी वो 2 पाई आर आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? स्किड। अब स्किड में क्या बोला कि जब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट इज ग्रेटर देन रोटेशनल मूवमेंट, तो जो फिनोमिना यहाँ पे होगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्किड कहलाएगा। अब आपने एक ऐड भी देखा होगा निरमा वाला, जिसमें आपकी गाड़ी का जो टायर है वो कीचड़ में फंस जाता है और वो उसमें रेस लगाता रहता है और टायर घूमता रहता है, उसको बोलोगे आप स्लिप। उसमें कंडीशन उल्टी हो गई। इसी डायग्राम से देख लेते हैं। सपोज करो आपकी गाड़ी, भाई जब पहिया आपका लगातार घूमेगा तो आगे चल ही नहीं पाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा। तो आपने बोला सर यहां से यहीं तक चल पाया वो, और यहां तक की जो दूरी थी वो उस पहिए को खोलने के बराबर दूरी थी और वो दूरी निकल के आ रही थी भाई 2 पाई आर। लेकिन वो चला कहां तक? इस x डिस्टेंस तक। तो आप बोलोगे व्हेन सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस इज लेस देन लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, जब घूमने वाली दूरी ज्यादा है, उल्टा भी बोल सकते हो, घूमने वाली दूरी ज्यादा है चलने वाली दूरी कम, उस समय जो फिनोमिना होगा वो कहलाएगा स्लिप। वो क्या कहलाएगा? स्लिप। अब स्लिप कब होगा? ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। जब आप एक्सेलरेट करोगे तो स्लिप होगा, जब आप ब्रेकें अप्लाई करोगे तो स्किड होगा। तो स्लिप और स्किड के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि भैया पाथ ट्रेवल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज़्यादा हो रही है या लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कम हो रही है। कई बार शब्दों के खेल में उलझा देगा, बोलेगा लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, एक सेकेंड सॉरी, बोलेगा लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज़्यादा है सरकमफेरेंशियल से, या ऐसे भी बोल सकता है कि सरकमफेरेंशियल मूवमेंट कम है
ठीक है, सरकमफेरेंशियल मूवमेंट कम है। तो दोनों ही कंडीशन में सरकमफेरेंशियल मूवमेंट कम है, चलने वाली दूरी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर क्या होगा, स्किड होगा। तो स्किड और स्लिप के फिनोमिनम से यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा, आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है कि कब स्किड होगा और कब स्लिप होगा। ये दोनों बातें बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और कौन से ऑपरेशन के दौरान ये होंगी ये भी पूछ लिया जाता है। अब फ्रिक्शन में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट निकल के आता है दोस्तों, वो इसके फैक्टर्स है और इसके फैक्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसके एक एक फैक्टर्स को कंसीडर करते जाएंगे कि कौन सा फैक्टर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला मैंने बात करी स्पीड की, मेरी स्पीड ज़्यादा है, क्या बोला, स्पीड ज़्यादा है, तो एफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है, जब लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का मान 0.35 से 0.40 है, अगर हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं दी तो आप इसकी वैल्यू को 0.35 अज्यूम कर सकते हो। आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, 0.35 अज्यूम कर सकते हो। या और अच्छी वैल्यू आपको अडॉप्ट करनी है तो आईआरसी ने एक टेबल बनाई है, उस टेबल में अलग अलग स्पीड के लिए कितना लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसका मान आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो आप उस टेबल से भी अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर आपको याद नहीं है टेबल तो आप डायरेक्ट 0.35 भी ले सकते हो। क्योंकि एई जेई के लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं, एई जेई के पेपर में जो क्वेश्चंस का लेवल है उसमें लगभग इस 0.35 की वैल्यू से ही काम हो जाता है। अब जैसे जैसे हाईवे पढ़ते जाएंगे आपको पता लगेगा कि यार ये 0.35 क्यों लिया हमने, ठीक है, ये बात की बात है। पहला फैक्टर, स्पीड ज़्यादा है तो फ्रिक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए आप। ध्यान रखना, स्पीड ज़्यादा है तो पहिए की रोलिंग ज़्यादा होगी, अगर पहिए की रोलिंग ज़्यादा होगी तो कांटेक्ट कम होगा। रोलिंग ज़्यादा होगी तो कांटेक्ट कम होगा, और मैंने बोला कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, आप बोलोगे कांटेक्ट नहीं तो काहे का फ्रिक्शन, तो निकल के आ गया स्पीड ज़्यादा है तो एफ कम। और आपने पढ़ा भी होगा हमारे हाईवे की जो डिज़ाइन स्पीड होती है वो 100 kmph होती है, मतलब ज़्यादा स्पीड तो कम वैल्यू ले लूँ। तो इसी फंडे पर हमारी वो आईआरसी की टेबल बेस्ड है, वो टेबल भी आपको डायरेक्ट मैं बता दूंगा, ठीक है, कैसे निकलती है वो क्लास में आपको बताई भी है। तो पहला फैक्टर कंसीडर किया स्पीड ज़्यादा तो फ्रिक्शन कम। अब कुछ फैक्टर जिनको डायरेक्ट हम देख लेते हैं, ड्राई सरफेस है, ड्राई सरफेस है तो आप बोलोगे सर एफ ज़्यादा हो जाएगा, ड्राई सरफेस है तो एफ का मान, एफ क्या निकल के आता है, ज़्यादा निकल के आता है। रफ पेवमेंट है, रफ पेवमेंट है, आप बोलोगे रफ पेवमेंट है तो हमारा एफ क्या निकल के आएगा, बोला एफ की वैल्यू रफ पेवमेंट के लिए ज़्यादा होगी, रफ पेवमेंट के लिए ज़्यादा होगी। स्मूथ, स्मूथ है, स्मूथ है तो आप बोलोगे स्मूथ पेवमेंट है, स्मूथ पेवमेंट है तो हमारी एफ की वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों वो कम निकल के आएगी। स्मूथ के लिए एफ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। साथ के साथ यदि वेट पेवमेंट है तो भी एफ का वैल्यू क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। ये तो सिंपल फैक्टर अफेक्टिंग है जो आप डायरेक्ट बता सकते हो, ये वो सिंपल फैक्टर्स है जिनकी बातें आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहां पर क्वेश्चन में ट्विस्ट बनाता है वो टायर की कंडीशन देके, तो इसको तो आप सीधा फिर भी याद कर सकते हो क्योंकि ये तो सिंपल है, फ्रिक्शन हम पहले से पढ़ के आए हैं। यहां पर ट्विस्ट किस में आता है, टायर की कंडीशन पे। सबसे पहली कंडीशन मैं कंसीडर कर रहा हूं वॉर्न आउट और ओल्ड टायर। पहली कंडीशन क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं, वॉर्न आउट या ओल्ड टायर, मतलब घिसा हुआ टायर है और ओल्ड टायर है, घिसा हुआ टायर है और ओल्ड टायर है, घिसा हुआ बोल दो या पुराना बोल दो। पहली कंडीशन मैंने ली रेनी सीजन की, दूसरी कंडीशन मैंने ली समर की। ध्यान से देखना, दोनों कंडीशन को आपको ध्यान से देखना है कि किस कंडीशन में हमारा एफ क्या होगा। एक हम बात कर रहे हैं समर की और एक हम बात कर रहे हैं रेनी की। सबसे पहले मैं समर की बात करता हूं। ओल्ड टायर है, वॉर्न आउट टायर है, समर है। ध्यान रखना, अगर ओल्ड टायर है, वॉर्न आउट टायर है, ओल्ड टायर है, वॉर्न आउट टायर है, घिसा हुआ टायर है, फैल जाता है। टायर फैलने की वजह से उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा निकल के आता है, और जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट निकल के आएगा एफ का मान उतना अधिक लेंगे। तो सिंपल बात याद रखना, वॉर्न आउट टायर है, समर कंडीशन है तो एफ का मान ज़्यादा, क्यों, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अधिक निकल के आ रहा है। अब आ जाओ रेनी सीजन में।
रेनी सीजन है, बरसात हो गई, ओल्ड टायर है। ध्यान रखना आपके टायर और पेवमेंट के बीच में एक फिल्म आ गई, अब पानी की फिल्म आ गई, जो कि कांटेक्ट एक तरह से आप मान सकते हो लिब्रिकेटिंग इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपका एफ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एफ कम हो जाएगा। तो ये स्पेशल नोट है, इसमें से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछेगा। ड्राई पेवमेंट है, कैसा है, सूखा है, गीला है, ये तो सब रट लेंगे। पेवमेंट टायर के अकॉर्डिंगली याद करना है आपको। फ्रिक्शन कि वॉर्न आउट है, ओल्ड है, क्या होगा। अब हम बात करते हैं न्यू टायर की। अब हम बात करते हैं न्यू टायर की। देखो कंडीशन तो बहुत सारी बन सकती है, मैं केवल उन कंडीशन को डिस्कस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम किसकी बात करते हैं, ओल्ड टायर और रेनी सीजन। ओल्ड टायर और रेनी सीजन, बरसात हो गई, सॉरी ओल्ड का तो कर लिया, न्यू का करते हैं अब। न्यू टायर और रेनी सीजन, मतलब बरसात का समय है और बरसात हो रही है और टायर कैसा है, न्यू टायर है। टायर कैसा है, न्यू टायर है। अब न्यू टायर के लिए ध्यान रखना, आपका जो नया नया टायर होता है उसमें ग्रुप्स बने होते हैं इस तरह से, और जैसे ही बरसात हुई है, बरसात होने से रोड पर जो पानी जमा हुआ है वो आपके ग्रुप्स में चला जाता है। किस में चला जाता है, ग्रुप्स में। और जैसे ही वो पानी आपके ग्रुप्स में जाएगा, आप बोलोगे सर सरफेस पर से पानी क्या कम हो गया, सरफेस पर से पानी कम हो गया, जो पहले फिल्म एक्ट कर रही थी अब वो कम एक्ट करेगी, जिसकी वजह से अब क्योंकि नया टायर है, नए टायर में ग्रूव्स है, अब ग्रूव है, अब बोलोगे आप पानी कम हो गया, बोला पानी कम हो गया तो एफ ज़्यादा। तो ये कुछ बातें हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रही थी, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जिसको याद रखना है, क्योंकि बाकी तो अपने आप याद आ जाते हैं, वो हमारा कौन सा है, वो आपका निकल के आएगा टायर की कंडीशन। वो आपकी क्या निकल के आएगी दोस्तों, टायर की कंडीशन। तो मैंने यहाँ पर आपको फ्रिक्शन की एक एक बात डिस्कस की है, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम क्योंकि शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, अब इसका आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। और सेकंड टॉपिक क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का निकल के आएगा दोस्तों आपका। हाँ, इसके बाद फ्रिक्शन के बाद जो आपका सेकंड टॉपिक यहाँ पर निकल के आएगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है आपका पेवमेंट अनइवननेस। फ्रिक्शन के बाद जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो आता है दोस्तों पेवमेंट अनइवननेस। अब पेवमेंट अनइवननेस यानी कि सबसे पहले हम अनइवन की बात करते हैं। इवन हम मानकर चलते हैं सिंपल भाषा में, इवन का मतलब होता है समान, अनइवन का मतलब होता है असमान। मतलब अगर मैं अनइवन पेवमेंट, हाँ ध्यान रखना, पेवमेंट का मतलब होता है रोड जिस पर ट्रैफिक चलता है। पेवमेंट का मतलब क्या है, रोड जिस पर ट्रैफिक चलता है। कैरिजवे का मतलब भी क्या है, पेवमेंट। या तो पेवमेंट बोल दो या कैरिजवे बोल दो, बात एक ही है। थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर जो निकल के आता है, जैसे मैं बोला रोड, फिर मैं बोला हाईवे, फिर मैं बोला पेवमेंट और कैरिजवे, बस डेफिनेशन का अंतर है, बात वही है। बात वही है, जिस पर ट्रैफिक चलता है उसी को पेवमेंट बोलते हैं और उसी को कैरिजवे बोलते हैं। क्योंकि शॉर्ट डिस्कशन चल रहा है तो हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। अनइवन हम मान के चल सकते हैं, इवन का मतलब ऐसा और अनइवन का मतलब कुछ ऐसा। इवन का मतलब कुछ ऐसा रोड था, बढ़िया रोड था, अनइवन का मतलब कुछ ऐसा रोड था। अब ध्यान रखना, इसको मैंने बोल दिया अनइवन सरफेस, इसको बोल दिया इवन सरफेस। एक आपका व्हीकल ऊपर वाली सरफेस पर चल रहा है, यहां पर आपका व्हीकल चल रहा है, और एक आपका व्हीकल नीचे वाली सरफेस पर चल रहा है। अब आपको लगेगा कि यार एक व्हीकल यहां चल रहा है, एक व्हीकल यहां चल रहा है, तो बोला ये सर अनइवन है और ये इवन सरफेस है। अब ये अनइवन जिस वजह से हुई है, रोड की सरफेस पर जो गड्ढे पाए जाते हैं उनको तो आप बोल देते हो पोर्ट होल्स। उनको क्या बोल देते हैं, पोर्ट होल्स। लेकिन ध्यान रखना ये पोर्ट होल्स नहीं है, यहां पर जो अनइवन आ रहा है, आने की वजह है ये अंडुलेशन। आने की वजह क्या है, ये अंडुलेशन। अंडुलेशन का मतलब ऊबड़ खाबड़ सा कुछ ऐसा हो गया। अंडुलेशन का मतलब कुछ ऊबड़ खाबड़ सा हो गया। अब ये अंडुलेशन है क्या, ध्यान रखना, पेवमेंट की सरफेस के ऊपर, पेवमेंट की यहां पर अब गाड़ी चलेगी आपकी, तो उस व्हीकल की मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा निकल के आएगी और आपको टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। भले ही आपको यह चलने में मज़ा आ रहा हो, मतलब हो सकता है ना किसी को चलने में अच्छा फील हो रहा हो यहाँ पे इस तरह से, और एक यहाँ पर चल रहा था,
लेकिन वास्तव में तो ये रोड बेकार है हमारे लिए। इसको बोला है पेवमेंट अनइवननेस, और डेफिनेशन निकल के आती है, इट इज द क्यूमुलेटिव मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन। क्यूमुलेटिव मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी, और क्यूमुलेटिव क्यों बोला है, कभी ये ऊपर से अंडुलेशन है, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। अगर मैं क्यूमुलेटिव नहीं बोलता तो आप एक को प्लस मान लेते, एक को माइनस मान लेते, एक को प्लस मान लेते, एक को माइनस मान लेते, और दोनों को कंपनसेट कर देते। क्यूमुलेटिव का मतलब है जुड़ता ही चला जाएगा। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, जुड़ते ही चला जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, इस अंडुलेशन को मेजर करने के लिए एक फिक्स लेंथ को कंसीडर करूंगा। एक फिक्स लेंथ को कंसीडर करूंगा, जैसे कि ये 1 किलोमीटर की लेंथ है। ये कितने की लेंथ है, 1 किलोमीटर की लेंथ है। तो आप बोलोगे मैं इस 1 किलोमीटर की पूरी लेंथ में जितने भी अंडुलेशंस हैं उन सबको जोड़ दूंगा। तो आप यूनिट निकाल दोगे सर सेंटीमीटर पर किलोमीटर। यूनिट किस में निकाल दोगे, सेंटीमीटर पर किलोमीटर। कहने का मतलब है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो mm पर किलोमीटर। क्या ही बोल सकते हो आप, mm पर किलोमीटर। ये इसकी यूनिट है। यानी कि आपने 1 किलोमीटर की रोड में अंडुलेशन को मेजर किया, वो कुछ सेंटीमीटर निकल के आए। ये सेंटीमीटर में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, आपको उस रोड पर चलने में उतनी ही तकलीफ महसूस होगी। ये सेंटीमीटर में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, आपको उस रोड पर चलने में उतनी ही तकलीफ महसूस होगी। तो ध्यान रखना है, इसको मेजर कैसे करेंगे। एक हमारे पास व्हीकल होता है, उसमें एक एपरेटस लगा होता है, उस व्हीकल को इस रोड पर चलाया जाता है एक पर्टिकुलर लेंथ तक, और जैसे ही ये लेंथ खत्म हो जाती है वो हमको मेजर करके देता है कि रोड पर कितना अंडुलेशन था, रोड पर कितना अंडुलेशन था। तो ये कहलाता है पेवमेंट अनइवननेस। अब यहां पर ध्यान रखना है, इसको रफनेस इंडेक्स भी बोलते हैं। कई बार आपसे पूछ लेगा रफनेस इंडेक्स क्या है, तो यही है। इस पेवमेंट अनइवननेस का पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बम्प इंटीग्रेटर। क्या नाम है, बम्प इंटीग्रेटर। और इस बम्प इंटीग्रेटर को डेवलप किया था CRRI ने, सेंट्रल रिसर्च रोड इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रिसर्च रोड इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। जब आप पढ़ते हो जाकर कमेटी, तो जाकर कमेटी की एक रिकमेंडेशन में से ये रिकमेंडेशन निकल के आती है CRRI। हमारे रोड में जितनी भी रिसर्च होती है वो सारी की सारी करने का काम किसके पास है, CRRI के पास, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे आपका, न्यू दिल्ली में। जब इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। इसने एक बम्प इंटीग्रेटर दिया था। इसने हमारे रोड में M20 कंक्रीट के लिए फ्लाई एश का ऑप्टिमम यूज भी बताया था। वो सारी बातें हम इंट्रोडक्शन में करते हैं। तो इसको चेक करने का इंस्ट्रूमेंट क्या, बम्प इंटीग्रेटर। रफनेस इंडेक्स के लिए पूछ ले तो क्या, बम्प इंटीग्रेटर। वही है, इंस्ट्रूमेंट गाड़ी में लग रहा है, इसको चलाया जाता है, और एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद कितना हमारे पास अंडुलेशन आया हम उसका पता कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में सपोज 100 सेंटीमीटर आए, तो आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। 150 आए तो आप बोलोगे सर 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। किसी रोड में जो ये वैल्यू निकल के आएगी, जितनी कम होगी उतना ही रोड हमारा अच्छा होगा, उतना ही रोड हमारा अच्छा होगा। अब इस बम्प इंटीग्रेटर या अंडुलेशन को निकालने के लिए एक इंपेरिकल फॉर्मूला भी है दोस्तों। वो क्या है, बम्प इंटीग्रेटर बराबर 630 IRI की पावर 1.12, IRI की पावर 1.12। ये IRI कहलाता है इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, ये IRI क्या कहलाता है, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स पर किलोमीटर। लेकिन सबसे मेन बात, यहां से जो बम्प इंटीग्रेटर निकल के आता है उसकी यूनिट होती है mm पर किलोमीटर। उसकी यूनिट क्या होती है, mm पर किलोमीटर। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है कि अनइवननेस को चेक करते हैं सेंटीमीटर पर किलोमीटर, mm पर किलोमीटर, बोथ एंड भी देता ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था प्रेसिपिटेशन मेजर इन
जिसको बहुत सारों ने गलत किया होगा। तो सेंटीमीटर पर किलोमीटर, एमएम पर किलोमीटर और भी दे दिया। अब आप बोलोगे साहब 2 यूनिट एक जैसी है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको किसको फॉलो करना है? एमएम पर किलोमीटर। ये फॉर्मूला एमएम पर किलोमीटर में वैल्यू दे रहा है आपको। यहां से जैसे ही आपको कोई IRI का मान देगा, आप उसको यहां पर पुट करोगे, उसकी पावर 1.12 करोगे, 630 से गुणा करा, बम्प इंडिकेटर आ गया। जो वैल्यू निकल के आएगी वो किस में आएगी? एमएम पर किलोमीटर में। ये तो मैंने आपको बताई कि पेवमेंट अनइवननेस क्या है, पेवमेंट अनइवननेस को कैसे चेक करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ कुछ बातें बताई। अब इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि भाई ये पेवमेंट अनइवननेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पर्टिकुलर रोड के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पड़ा था ये हुआ क्यों, किसी भी रोड की सरफेस अनइवन क्यों हुई, पेवमेंट अनइवननेस क्यों आई। तो उसका सबसे पहला और सबसे सटीक रीजन इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, मतलब आपने अनुचित कॉम्पैक्शन किया। कहीं पर कम करना था, ज़्यादा कर दिया तो वो सतह दब गई। जहां करना था वहां प्रॉपर नहीं किया, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। तो इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन करोगे तो अनइवन आएगी। आपसे पूछेगा पेवमेंट अनइवननेस में कॉन्वेक्स कब बनेगा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉनकेव। और ध्यान रखना दोनों ही अंडुलेशन है। ये बनेगा लेस कॉम्पैक्शन एफर्ट और ये बनेगा हायर कॉम्पैक्शन एफर्ट से। ये कब बनेगा? लेस कॉम्पैक्शन एफर्ट, और ये कब बनेगा? हायर कॉम्पैक्शन एफर्ट। तो जब इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन करोगे तो आपका अनइवननेस निकल के आएगा। दूसरा रीजन है डिफॉल्टी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, कि उस रोड पर काम करने वाले की प्रैक्टिस सही नहीं है, वो हो सकता है पहली बार काम कर रहा हो। तीसरा निकल के आता है डिफॉल्टी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तीसरा क्या निकल के आता है? डिफॉल्टी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। चौथा रीजन जिसको भी अच्छा मान सकते हैं कि अगर आपके रोड पर बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल चल रहा है, मतलब जब हम डिजाइन पढ़ेंगे आगे तो आपको पता लगेगा कि यार रोड पर कितना एक्सल लोड अलाउ है। हो सकता है उससे ज़्यादा का आ गया और सरफेस को दबा दिया, तो वो भी आपका निकल के आता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो रीजन है वो क्या है? इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। तो मैंने ये बताया आपको अनइवननेस क्या है, अनइवननेस आने की रीजन क्या है, इसको मेजर कैसे करते हैं। अब सब कुछ करने के बाद इसका एक रिजल्ट है जो IRC ने दिया है, उसको आपको डायरेक्ट याद करना है। पहला उन्होंने बोला कि अगर मैं गुड सरफेस की बात करूं या हाई स्पीड की बात करूं तो इसकी जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से या 1500 mm पर किलोमीटर से। मतलब गुड सरफेस और हाई स्पीड हाईवे के लिए इसका मान 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम रहना चाहिए। दूसरा निकल के आता है कंफर्टेबल स्पीड या कंफर्टेबल रोड और स्पीड अप टू, और एक सेकेंड, कंफर्टेबल रोड क्या पहला क्या बोला? गुड सरफेस और हाई स्पीड हाईवे है, तो IRC ने क्या बोला? इसका मान लेस देन 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। दूसरा कंफर्टेबल या आप बोल सकते हो सेटिस्फैक्ट्री रोड और स्पीड अप टू 100 kmph, बोला कि 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम रहना चाहिए। तीसरा बोला अनकंफर्टेबल रोड और स्पीड अप टू 50 kmph, बोला लेस देन 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, और किसी भी रोड के लिए 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका कहलाता है अनइवननेस। हमने अनइवननेस के बारे में पढ़ा, अनइवननेस क्यों होती है वो पढ़ा, अनइवननेस को मेजर कैसे करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट है, और अनइवननेस के कौन कौन से रिजल्ट आपके IRC ने बताए हैं, हमने उन रिजल्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो ये क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का हमारा दूसरा टॉपिक था। इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। रफनेस इंडेक्स को मेजर किससे कर रहे हो आप? बम्प इंडिकेटर से, वो एक ही बात है। अब हम इसके तीसरा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तीसरे टॉपिक में से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन लॉजिक वाली बात है, कभी कभार आपसे पूछ सकता है वो, कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अब देखते हैं तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरा टॉपिक जो आपका निकल के आता है दोस्तों, तीसरा टॉपिक जो आपका निकल के आता है वो आता है लाइट रिफ्लेक्टिंग
करेक्टरिस्टिक्स, लाइट रिफ्लेक्टिंग करेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। सपोज करो मैं रोड को पूरा का पूरा ब्लैक बना दूं, सपोज कीजिए मैं रोड को पूरा का पूरा ब्लैक बना दूं। अब ध्यान रखना, जब ब्लैक रोड पर आप दिन में चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? वो सारी की सारी लाइटों को एब्जॉर्ब कर लेगा, सारी लाइटों को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जब रात में चलोगे तो आपको विजिबिलिटी नहीं मिल पाएगी। रात में चलोगे आप उस रोड पर तो आपको विजिबिलिटी नहीं मिल पाएगी। फिर मैंने सोचा कि यार रोड को वाइट बना दूं। बोला ठीक है। बोला वाइट बनाने का फ़ायदा हो गया, क्या हुआ? बोला रात को चलने में आसानी हो गई, विजिबिलिटी बढ़ गई। लेकिन बोला दिन में समस्या हो गई। क्या हुआ? ग्लेयर इफेक्ट बढ़ गया, क्योंकि लाइट को तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। बोला दिक्कत हो गई। अब हम जनरली जब बिटुमिन के रोड की बात करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि यार इनमें लाइट में दिक्कत आ रही है, ब्लैक में आ रही है, तो कोई और कलरफुल रोड बना दे, तो फिर उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे भी फ़र्क पड़ता है। वो भी आपको ध्यान रखना है। कलरफुल चीज़ें खरीदोगे तो कॉस्ट महंगी हो जाएगी। फ्रिज भी लेके आते हैं ना कलरफुल, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये तो पूरा का पूरा रोड है। अब क्या किया हमने? पेवमेंट को तो ब्लैक कर दिया, साथ के साथ इसके साइड में आपने देखा होगा एक पट्टी लगाई जाती है, एक पट्टी लगाई जाती है और उस पट्टी को वाइट कलर से पेंट कर देते हैं हम। मतलब ये वाइट कलर की एक पट्टी है और बीच बीच में कुछ कुछ जगह छोड़ के एक पट्टी और लगा देते हैं सेंटर में। इसको डिवाइडर मत समझना, वो अलग चीज़ है। सेंटर में केवल आपने एक पट्टी बिछा दी, ये मान के चलो। इसको तो कई बार डेलिनेटर्स बोल देते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको, डेलिनेटर्स। और इसको बोलते हैं गाइडिंग लाइन। गाइडिंग लाइन जो गाइड करती है कि पेवमेंट खत्म होने वाला है। क्या गाइड कर रही है? पेवमेंट खत्म होने वाला है। और डेलिनेटर्स क्या बता रहे हैं? ये वास्तव में तो ये बताते हैं कि यहाँ के लोग यहाँ चले, यहाँ के लोग यहाँ चले। विदेशों में तो मान लेते हैं इसको, फॉरेन में, हमारे यहाँ तो नहीं मानते। बाप का रोड समझ लेते हैं ना, ये दिक्कत है। तो ध्यान रखना, ये तो गाइड कर रही है ट्रैफिक को। आप पढ़ते हो ना ट्रैफिक सेपरेटर, हालांकि ट्रैफिक सेपरेटर नहीं है, लेकिन वास्तव में इसका रोल यही है, टू सेग्रीगेट द ट्रैफिक। अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले ट्रैफिक को सेग्रीगेट करना। या एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो ये यहाँ चल रहा है, ये यहाँ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इस तरह से चल रहे हैं कुछ। तो ये तो हाँ, ये गाइडिंग लाइन थी और ये आपकी डेलिनेटर्स हो गए। अब हमने क्या बोला? ब्लैक टॉप पेवमेंट विद वाइट बॉर्डर। ब्लैक टॉप पेवमेंट विद वाइट बॉर्डर, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को जो नाम दिया गया वो बोला लाइट रिफ्लेक्टिंग करेक्टरिस्टिक्स। इस पूरे के पूरे पेवमेंट को जो, एक मिनट, एक सेकेंड रुकिए। क्या टाइम लगेगा ना? कितना? आपको कितना लगेगा? 40 मिनट। हाँ 10 मिनट। हाँ भाई, इस पूरे के पूरे को क्या बोला? लाइट रिफ्लेक्टिंग करेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था। क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, मैं आपको वो सारी बातें बताता जा रहा हूँ जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और जिनमें से क्वेश्चन कम पूछता है। इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ऐसा लगे कि आप बाद में रटते ही गए, इसको 5-7 दिन रटते ही गए। बस एक बार देखा, समझा, कॉन्सेप्ट खत्म। आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, जब जाके सिलेक्शन होगा। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स पर। इसका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है दोस्तों, कैम्बर। इसका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया निकल के आता है वो आपका है कैम्बर। वैसे तो कैम्बर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा जाता है और क्लास में तो ये 2-3 लेक्चर में ख़त्म होता है। क्योंकि हम यहाँ शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं तो इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैम्बर की। इसका एक और नाम निकल के आता है क्रॉस स्लोप। इसका एक और नाम क्या निकल के आता है? क्रॉस स्लोप। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। यस, कैम्बर या क्रॉस स्लोप इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा रोड था। देखो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इंट्रोडक्शन में पढ़ते बता देता हूँ आपको। ये रोड था,
इस रोड के जस्ट साइड में एक कच्चा रोड होता है और इस कच्चे रोड को बोलते हैं शोल्डर। इस कच्चे रोड को क्या बोलते हैं? शोल्डर। जो आपका शोल्डर होता है वो इस पेवमेंट से नीचा होता है और इनके बीच में जो वर्टिकल अंडुलेशन है वो कर्व है। वो क्या है? कर्व, KERV। लेकिन इस कर्व को इतना आसानी नहीं है समझ सके, इसका सेपरेट टॉपिक आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे कर्व क्या है। अभी ये समझो, ये पेवमेंट है जिस पर ट्रैफिक चल रहा है और ये आपका शोल्डर है, कच्चा रोड है जिसको इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं। इनके बीच में जो वर्टिकल अंडुलेशन है वो कर्व है आपका। अब देखना, ये रोड था, इस रोड की ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक स्लोप दिया जाता है। इस रोड की ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक स्लोप दिया जाता है। क्रॉस स्लोप दे रहा हूं ना, क्रॉस में, तो नाम रख दिया क्रॉस स्लोप। रोड ऐसा था, ट्रैफिक ऐसे चल रहा था, मैंने इस डायरेक्शन में एक स्लोप दिया, ऐसे इस डायरेक्शन में एक स्लोप दिया। रोड दोस्तों ऐसा था, ध्यान समझना, ऐसे ट्रैफिक चल रहा था और इस डायरेक्शन में मैंने एक स्लोप दिया। डायरेक्शन कौन सी हुई? ट्रांसवर्स। और ट्रैफिक के चलने वाली दिशा में जो स्लोप दिया जाता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो राइज और फॉल होता है वो कहलाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपके रोड की कॉस्ट को कम करता है। कैसे करता है ये बाद का मैटर है, साथ के साथ मिनिमम पानी को भी निकालेगा, वो भी बाद का मैटर है कि कैसे करेगा। अभी ये समझो, इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक स्लोप दिया, उस स्लोप को हमने बोला क्रॉस स्लोप या कैम्बर। और जब भी स्लोप की बात आती है, जब भी स्लोप की बात आती है तो हम उसको बोलते हैं कि साहब रिप्रेजेंट कैसे करें। देखो यहाँ पर कुछ 10वीं 12वीं की बातें काम में आती है, उम्मीद करता हूँ वो आपको आती हो और क्लास में उसको अच्छी तरह से समझाया भी जाता है, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन है, उनकी बातें मुश्किल ही करेंगे हम। क्रॉस स्लोप, स्लोप को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप बोलो सर हम इसको 1/n से लिखते हैं। स्लोप को किससे लिखते हैं हम? 1/n से। या आप बोल सकते हो परसेंटेज ऑफ n से, या लिख दो n%। कहने का मतलब है यदि मैंने स्लोप दिया है 1/50 का तो आप बोलोगे सर 2%। मैंने स्लोप दिया है 1/20 का, आप बोलोगे 5%। आप बोलोगे 5%। जो भी छोटी छोटी बातें आती है उसको मैं 1 मिनट समझाऊंगा, आप ध्यान से देखना। 1/50 का मतलब है 50 मीटर चलने पर 1 मीटर का राइज या फॉल। 50 मीटर चलने पर 1 मीटर का राइज या फॉल। 1/20 का मतलब है 20 मीटर चलने पर 1 मीटर राइज या फॉल। आप बोलोगे सर इसमें 20 मीटर चल रहा है, इसमें 50 मीटर चल रहा है, ये ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा स्टीप हुआ। 1/20 ज़्यादा स्टीप हुआ क्योंकि 20 मीटर चलने पर 1 मीटर, 50 मीटर चलने पर 1 मीटर, ऐसे ही दोनों में मैं 1-1 किलोमीटर चलूँ तो आप बोलोगे सर इसमें तो आप कहाँ पहुँच जाओगे और इसमें कहाँ पहुँचोगे, यानी कि इसमें आप ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच जाओगे क्योंकि 20 मीटर पर ही 1 मीटर है। आप 100 मीटर ही चल लो, 100 मीटर में ये 5 मीटर ऊंचा पहुँचा देगा आपको और 100 मीटर में ये 2 मीटर ऊंचा। एक 5 मीटर से गिराया जाए आपको, एक 2 मीटर से, कब जल्दी आओगे? मतलब स्लोप से, हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये वर्टिकल है आपका, तो आप बोलोगे ये ज़्यादा स्टीप हुआ, ये ज़्यादा स्टीप हुआ। स्टीपनेस ध्यान रखनी है, कैसे निकालोगे फर्क पड़ेगा क्वेश्चंस पर। कैम्बर में सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है, बोला 1/n में देना है या परसेंटेज ऑफ n में देना है। इसको हमने अभी देखा कि कैम्बर क्या है। कैम्बर एक ट्रांसवर्स स्लोप है जो कि रोड की सरफेस पर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हमारे रोड की सरफेस पर से पानी को हटाने के लिए, क्योंकि रोड का सबसे बड़ा दुश्मन निकल के आता है पानी। रोड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पानी। पानी सरफेस पर रहेगा तो रोड खराब हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है हमारी दुनिया में जो पूरी तरह से इम्परमिएबल हो। पानी रहेगा तो आपकी रोड को क्या कर देगा? वो खराब कर देगा। तो ध्यान रखना है आपको क्रॉस स्लोप। अब यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कैम्बर क्या है? ट्रांसवर्स स्लोप। क्यों दिया? फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज। क्यों दिया? फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज। अब बात करते हैं इसके आगे की। बोला ये आपका क्रॉस स्लोप है जो कि इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए दे रहे हैं। आपने बोला सर ये रोड पर दे रहे हैं, क्रॉस स्लोप है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दे रहे हैं, पानी को हटाने के लिए दे रहे हैं। तो आपसे पूछेगा भाई ये कैम्बर जो आप दे रहे हो ये किस किस पर डिपेंड है? बोला ये जो अब तक समझा है उससे तो पता लगा कि एक तो रोड की सरफेस पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ रेनफॉल। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइप ऑफ रेनफॉल।
रेनफॉल की जो कैटेगरी हम रोड में कंसीडर करते हैं वो एक हो सकती है हैवी रेनफॉल, वो एक हो सकती है लाइट रेनफॉल। हैवी हो सकती है और लाइट हो सकती है। बोला लाइट रेनफॉल, बरसात कम है तो मैं स्लोप कम दूंगा, बरसात कम है तो मैं स्लोप कम दूंगा, बरसात ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा दूंगा, क्योंकि तुरंत निकालना है ना पानी, रुक जाएगा तो समस्या आएगी। बोला फिर सरफेस का क्या चक्कर है? बोला अगर रोड आपने मिट्टी का बना दिया तो भाई ज़्यादा स्लोप दो, अगर रोड आपने कंक्रीट का बनाया है तो मैं इस स्लोप को कम भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैट भले ही इम्परमेबल कुछ ना हो, लेकिन जब भी आप दो मटेरियल को कंसीडर करोगे, जैसे मैंने बोला अर्थ, फिर मैंने बोला कंक्रीट, मैंने बोला बिटुमिन, आप बोलोगे सर सरफेस का मटेरियल बदल रहा है। बोला मटेरियल बदल रहा है तो कैम्बर बदलना पड़ेगा। मिट्टी का रोड है तो अलग स्लोप, कंक्रीट का रोड है तो अलग स्लोप। तो कैम्बर की जो डिपेंडेंसी निकल के आती है वो इन दो बातों पर सबसे ज़्यादा निकल के आती है। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई क्रॉस स्लोप क्या है, कैम्बर क्या है, और ये भी हमने पढ़ लिया कि कैम्बर की निर्भरता किस किस पर कर रही है। अब इस निर्भरता के आधार पर जो कैम्बर हमारा होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है फ्लैट कैम्बर, इसका एक और नाम है स्ट्रेट लाइन कैम्बर। दूसरा होता है दोस्तों पैराबोलिक या बैरल कैम्बर। एक बार तो यही पूछ लिया बैरल कैम्बर को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक या सेमी इलिप्टिकल कैम्बर। तीसरा होता है आपका कंपोजिट या कंबाइंड कैम्बर, कंपोजिट या कंबाइंड कैम्बर। अब हम इनकी शेप की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी शेप है। इस तरह का है तो स्ट्रेट, इस तरह का है तो पैराबोलिक, और दोनों का कॉम्बिनेशन है तो कंपोजिट। अब हम ज़्यादातर ये देख लेते हैं कि यार कौन कौन सा कब देना है, तो इसको थोड़ा एक बार समझने की कोशिश करना। बोला यार ये वाला रोड है ऐसा, अगर मैंने ऐसा कैम्बर दे दिया मतलब रोड की सरफेस आपकी ऐसी हो गई। ध्यान रखना कैम्बर आपको रोड पर चलने में परेशानी भी देता है। कई बार पूछ लेता है आपसे कि कैम्बर देने के नुकसान क्या है। बहुत सारे नुकसान है, अपन डिस्कस करेंगे। अब ध्यान रखना अगर बरसात नहीं हो रही, जरूरी नहीं है रोड को ऐसे ही बनाओ, ऐसे बना दो। कैम्बर का काम था रोड की सरफेस में से पानी हटाना। अगर रेनफॉल ही नहीं हो रही तो काहे का कैम्बर? आप पढ़ते हो ना, मेजर करते हैं कि यहाँ पर इतनी वर्षा होती है, यहाँ पर इतनी चेरापूंजी है, मानसीराम है या कोई और जगह है। हो सकता है कम वर्षा हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, या होती कम हो, तो ज़रूरी थोड़ी उठाना है। ठीक है, तो ये ज़रूरत के हिसाब से। अब बोला आपने स्ट्रेट लाइन दे दिया, बोला स्ट्रेट लाइन दे तो दिया, अब इस पर फास्ट मूविंग व्हीकल नहीं चलेगा। बोला कैसे चलेगा? फास्ट मूविंग व्हीकल को करना पड़ेगा ओवरटेक, और ओवरटेक करने के लिए सेंटर पे आना पड़ेगा, और सेंटर कुछ उठा हुआ मिलेगा इसको, और यहाँ से यहाँ आएगा तो भाई जर्क लगेगा, स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो बोला इसको तो फास्ट के लिए मत दो, बोला इसको दे दो। ओवरटेकिंग करने के लिए फास्ट मूविंग सेंटर पे आएगा। पैराबोला का सेंटर फ्लैट मिलेगा। पैराबोला का सेंटर कैसा मिलेगा? फ्लैट, और फ्लैट पर ओवरटेक करने में उसको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फास्ट मूविंग के लिए अच्छा है, ये फास्ट मूविंग के लिए बेकार है, लेकिन ये कंक्रीट रोड के लिए अच्छा है, क्योंकि कंक्रीट को हम इम्परमेबल मान सकते हैं अदर मटेरियल के कंपेयर में। और बोला सर इम्परमेबल है तो दिया गया स्लोप बहुत कम होगा, इम्परमेबल है तो दिया गया स्लोप कम होगा, और ये कम ही दूंगा क्योंकि ज़्यादा दे दिया तो ऐसा मिल जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हमको व्हीकल ही नहीं चलाना इस पर, समझ रहे हो ना। तो कहाँ प्रेफर करूँ? कंक्रीट पर। कहाँ ना करूँ? फास्ट मूविंग पर। कहाँ प्रेफर करूँ? फास्ट मूविंग पर। बोला स्लो पर? बोला स्लो पर नहीं करना। क्यों? स्लो मूविंग व्हीकल यहाँ चलेगा कॉर्नर पे। बोला स्लो मूविंग व्हीकल कॉर्नर पर चलेगा, तो कॉर्नर पर जब चलेगा तो आपको ध्यान रखना आगे आप पढ़ोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कुछ सर्कुलर सा नजर आ रहा है, और सर्कुलर नजर आ रहा है तो यहाँ पर अगर व्हीकल चलेगा तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि भाई स्लो मूविंग चल रहा है ना यहाँ पे, तो डिस्कम्फर्ट होगा। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर स्लो मूविंग व्हीकल ना चले, तो आप बोलोगे इसको स्लो मूविंग व्हीकल के लिए मत दो। स्लो मूविंग व्हीकल को स्ट्रेट चाहिए, स्ट्रेट। बोला अब स्ट्रेट चाहिए तो फिर नया जुगाड़ किया गया। बोला यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट दो, कॉर्नर्स पर स्ट्रेट दो, बीच में पैराबोला दो,
पैराबोला दोगे बीच में तो बीच में फ्लैट मिलेगा, बीच में फास्ट चलेगा, इधर स्लो चलेगा। इसको बोलते हैं कंपोजिट कैम्बर। कंपोजिट कैम्बर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए देंगे। मिक्स का मतलब है स्लो मूविंग व्हीकल भी चलेगा और फास्ट मूविंग भी चलेगा। और हमारे इंडिया की या कहीं की भी अगर हम बात करें तो ट्रैफिक कंडीशन मिक्स्ड होती है, तो मिक्स ट्रैफिक के लिए ये कैम्बर, बाकी के लिए ये। कैम्बर का पोर्शन अभी थोड़ा बड़ा है, इसको अगले लेक्चर में भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हम हमारे इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बताना जो भी कमी हो कुछ, वो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।